नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। द मिलियनियर फास्ट के लास्ट चैप्टर में आपने सुना लॉ ऑफ अफेक्शन ये कहता है कि जितनी ज्यादा लाइफ तुम अफेक्ट करते हो, चाहे स्केल हो या मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा तुम अमीर बनोगे। स्केल हमारे फास्ट एंड वेल्थ इक्वेशन में यूनिट सोल्ड के रूप में ट्रांसलेट होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट प्रॉफिट के रूप में ट्रांसलेट होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ नहीं है बल्कि एक थ्योरी है। द लॉ ऑफ इफेक्शन एब्सोल्यूट है और रोड मैप के बिना काम करता है। सेल्फ मेड वेल्थ के सभी लाइनेज का सोर्स लॉ ऑफ इफेक्शन है। लॉ ऑफ इफेक्शन का एब्सोल्यूटनेस ये है कि डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल, जैसे तुम एथलीट हो, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ना कि इनडायरेक्ट एक्सेस, जैसे तुम एथलीट के एजेंट हो। मिलियनियर बनने के लिए तुम्हें मिलियंस को स्केल या मैग्नीट्यूड में सर्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6 चैप्टर 22, जो है ओन योरसेल्फ फर्स्ट। Events and circumstances have their origin in ourselves. They spring from seeds which we have sown. Henry David Thoreau। Events और circumstances का origin हम खुद में ही होता है। ये उन बीजों से उगते हैं जो हमने खुद बोया है। Pay yourself first का पैरालिसिस। फासले सफलता एक वेल ट्यून्ड व्हीकल की मांग करती है, जो उस सफर के लिए तैयार हो जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। आप ही वो व्हीकल हैं जो आपको वेल्थ तक ले जाएगा। आप ही वो मैकेनिज्म है जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। आपको अपना सफर तय करना है और पहला स्टेप है अपने आप को अपना बनाना। आपने जरूर सुना होगा पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो एक कॉमन स्लोगन फिलोसफी है जो जॉर्ज क्लेसन के 1926 की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से आई है। ये एक अच्छा रीड है लेकिन फंडामेंटली फ्लॉड है। अगर आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये एक स्लोलन डॉक्ट्रिन है जो आपको ये कहने की सलाह देती है कि सबसे पहले अपना पैसा सेव करो, अपने आप को पे करो पहले सब चीजों से, खाना, पेट्रोल, कार पेमेंट्स और बाकी बिल से। ये सपोजली स्लो लेनर को अपनी सेविंग्स रेट को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स करता है, ताकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से वेल्थ बिल्ड कर सके मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। लेकिन सच ये है कि किसी स्लो लेनर को पे योरसेल्फ फर्स्ट कहना एक क्वाड्रिप्लेजिक को फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ने को कहने जैसा है। ये बेकार है। अगर आपके पास जॉब है तो आपके लास्ट पे चेक को देखें। क्या आपका ग्रोस पे और नेट पे सेम है? नहीं, और कुछ लोगों के लिए 35% कम हो सकता है। इसके अलावा प्रीटेक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे 401k और IRAs आपके कंट्रीब्यूशन को इतना लिमिटेड कर देता है कि वेल्थ बनाना जॉब के थ्रू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपका प्राइमरी इनकम सोर्स जॉब से आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपका प्राइमरी इनकम सोर्स जॉब से आता है तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट पैरालिसिस में चला जाता है, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अगर पे योरसेल्फ फर्स्ट को लेजिटिमेट बनाना है तो आपको अपने आप को इनफाइनाइट अमाउंट्स में पे करना होगा और गवर्नमेंट को लास्ट में। अपने आप को ओन करना। आप अपने आप को पहले नहीं पे कर सकते जब तक आप खुद को ओन नहीं करते। आपका व्हीकल यानी कि आप फ्री और क्लियर होने चाहिए। जब आपके पास जॉब होती है, कोई आपको ओन करता है, और जब कोई आपको ओन करता है तो आपको पहले नहीं बल्कि लास्ट में पे किया जाता है। अपने व्हीकल को कंट्रोल करने का पहला स्टेप यानी आपको ये है कि अपने आप को ओन करना, ताकि आप सच में अपने आप को पहले पे कर सके और गवर्नमेंट को लास्ट में। ये आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप अपने बिजनेस को कॉर्पोरेशन में डालते हैं और आप कंट्रोल करते हैं। कॉर्पोरेशन एक फास्ट एंड फ्रेम की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपको तुरंत टैक्स बेनिफिट देता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट के बजाय पे योरसेल्फ लास्ट। जब आप कॉर्पोरेशन के ओनर होते हैं तो नेट प्रॉफिट को एक्सपेंसेस से रिड्यूस कर दिया जाता है। बचा हुआ प्रॉफिट टैक्स होता है और वो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन अपने ओनर से अलग एग्जिस्ट करता है और टाइम के साथ सरवाइव करता है। ये एक सरोगेट स्ट्रक्चर है जो आपके बिजनेस सिस्टम्स का काम करता है। जब आप एक कॉर्पोरेशन के ओनर होते हैं तो गवर्नमेंट को हर क्वार्टर में टैक्सेस डालने पड़ते हैं, यानी 4 बार एक साल में। अगर आपके पास पेरोल है तो हर बार जब आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, टैक्स पे होता है। मैं अपने आप को हर साल 365 बार पहले पे करता हूँ, जबकि गवर्नमेंट को सिर्फ 4 बार पे किया जाता है। ये एक ऐसे सिस्टम की तरह है जो ना सिर्फ पे योरसेल्फ फर्स्ट को
वैलिड बनाता है बल्कि वेल्थ को भी सपोर्ट करता है। कैसे अपने आप को ऑन करें? जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर ने, मैंने पहले भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करके एक बड़ी गलती की थी। कोई भी एडवाइजर जो सोल प्रोप्राइटरशिप या जर्नल पार्टनरशिप को रिकमेंड करे, उन्हें एयरपोर्ट के टॉयलेट की तरह अवॉइड करना चाहिए। ये एंटिटीज रिस्की होती हैं क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करती और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आपके पर्सनल एसेट्स पर डाल देती हैं। अगर आप एक प्लम्बर हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम कर रहे हैं और आपने अपने क्लाइंट के घर पाइप कटर छोड़ा और उसके 3 साल का बच्चे की जान चली गई, तो क्या होगा? वो आपको स्यू करेंगे क्योंकि आपने इल प्रोटेक्टेड बिजनेस स्ट्रक्चर चूज किया। कॉरपोरेशन के बजाय आपको स्यू किया जाएगा और जो भी कुछ आपके पास है वो सब छीन लिया जाएगा। फास्टलेन बिजनेस के लिए सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं सी कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन। इनमें से हर एक स्ट्रक्चर का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, लेकिन सब में 2 कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेशन और टैक्स एफिशिएंसी। सी कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेशन एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो टाइम के साथ सर्वाइव करता है और इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट्स पर टैक्स होते हैं और नेट इनकम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ सी कॉर्प्स ओनर्स इस स्ट्रक्चर को इनकम स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज करते हैं, जिसमें बिजनेस का इनकम ओनर और बिजनेस के बीच पार्टीशन किया जाता है, जिससे दोनों की टैक्स ब्रैकेट लोअर होती है, एक बड़ी इनकम के बजाय। जब तक टैक्स स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट फॉर्मेशन की बात है, ये बुक उसका स्कोप नहीं करती, लेकिन ये फास्टेन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है कंट्रोल। सी कॉर्पोरेशन और उनके ओनर्स को डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स पर टैक्स, लेकिन ये लार्जर कॉर्पोरेशन और एसेट्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और एसेट वैल्यू बिल्ड करना चाहते हैं, तो सी कॉर्पोरेशन बेस्ट है। ज्यादातर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज सी कॉर्पोरेशंस होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं देते, बल्कि रेवेन्यू और एसेट्स वैल्यू ग्रो करते हैं। एस कॉर्पोरेशन भी सी कॉर्पोरेशन जैसा है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटीज के रूप में टैक्स नहीं होता। ये एक पास थ्रू एंटिटी है जिसमें टैक्सेस कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं दिए जाते, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर दिए जाते हैं और ओनर के पर्सनल टैक्स रिटर्न पर रिफ्लेक्ट होते हैं। एस कॉर्पोरेशंस को कुछ टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता, जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स पर लगता है। लेकिन सी कॉर्पोरेशंस के कंपेयर में एस कॉर्पोरेशंस के ओनर्स की लिमिट होती है। सिर्फ 100 ओनर्स हो सकते हैं और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन एलएलसी, एलएलसी एक कॉर्पोरेशन की तरह ऑपरेट होता है, लेकिन उसमें पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स भी होते हैं। एलएलसी का प्रॉफिट डायरेक्टली उसके ओनर्स जैसे मेंबर्स को कहा जाता है, जो पास होते हैं और उनके पर्सनल इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट होता है। एलएलसीज को पास थ्रू एंटिटीज माना जाता है क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली ओनर्स के पास होते हैं। पार्टनरशिप्स के लिए एलएलसी या एस कॉर्पोरेशन को जनरल पार्टनरशिप के बदले रिकमेंड किया जाता है क्योंकि जनरल पार्टनरशिप लाइबिलिटी प्रोटेक्शन नहीं देता। छोटे स्टार्टअप्स के लिए मैं एलएलसी या एस कॉर्प को रिकमेंड करता हूँ। पार्टनरशिप्स और सोल प्रोप्राइटरशिप से दूर रहिए क्योंकि वो लाइबिलिटी लिमिट नहीं करते। कॉर्पोरेशन बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपके स्टेट के हिसाब से ये $1000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एरिजोना में एक एलएलसी कुछ ही $100 में बन सकता है। एंटिटी का सिलेक्शन आपके गोल्स और बिजनेस की विजन पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे। आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? पब्लिक में जाओ और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दो। आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी लायबिलिटी एक्सपोजर क्या है? क्या आप भी कैपिटल रेज करना चाहते हैं या फ्यूचर में? क्या आप एम्प्लॉयज हायर करना चाहते हैं? क्या आप नए पार्टनर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं? क्या आप जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर अभी के लिए नहीं? आपके जवाब आपके लिए सबसे बेहतर एंटिटी डिसाइड करेंगे। मेरे बिजनेस में मैं दोनों एस कॉर्प और एलएलसी यूज करता हूं और आखिर में मैं अकाउंटेंट या अटर्नी नहीं हूं, इसलिए ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। आपको अपने स्पेसिफिक केस के लिए किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आज की ऑडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।